नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको साइंस के पीवाईक्यूज करा रहा हूं जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं उन सबकी शिफ्ट वाइज, जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। आज जो शिफ्ट चलने वाली है वो 29 अगस्त 2022 की शिफ्ट है और ये शिफ्ट सेकंड है, यानी 29 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड को करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड शिफ्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं वो किस किस के द्वारा दी जा रही हैं। आपको पता ही है कि ललित सर के द्वारा शाम को 5 बजे जीएस की क्लासेस दी जाती है, जिसमें जीएस के पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। शाम को 6 बजे मेरे द्वारा और शाम को 8 बजे यादविन सर के द्वारा मैथ्स की क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि हम लोगों के द्वारा एक साइंस स्पेशल बैच लेके आया जा रहा है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ाने वाला हूं। और अगर बात की जाए कि ये बैच मिलने कहाँ वाला है, तो भाई याद रखना, ये बैच आपको मिलने वाला है यादविंद स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पर। आप पढ़ यूट्यूब पे रहे हो, लेकिन इस बैच के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? प्ले स्टोर पर जाकर यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा जो कि हमारे होम पेज पे है, साइंस स्पेशल बैच। और इस साइंस स्पेशल बैच में क्या स्पेशल है, तो भाई आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो पढ़ाऊंगा ही, साथ ही वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके साथ यहां पर आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं। यहां पे पीडीएफ तो प्रोवाइड की ही जाएगी, लेकिन हैंड रिटन यानी मेरे द्वारा खुद के लिखे हुए नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मात्र 99 रुपए में। तो 99 रुपए में आपको एक पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें मैं आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा आपको यहाँ पे पीडीएफ प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको केवल 99 रुपए में ही मिल रहे हैं। तो भाई इससे सस्ता कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो आइए प्ले स्टोर पर जाइए, यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और साइंस स्पेशल बैच जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और इस बैच को मात्र 99 रुपए में खरीदिए। इससे ज़्यादा फायदा आपको कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं उन एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस बहुत यूजफुल रहने वाली हैं। और आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका आरआरबी हो यानी रेलवे के एग्जाम्स हो, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर ऐसा एग्जाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो भाई जल्दी करो, ये बैच अभी मात्र 99 रुपए में है, 99 में है, लेकिन इसकी फीस आगे बढ़ा दी जाएगी। तो मैं अभी बोल रहा हूं कि अभी फायदा है तो उठाओ, जल्दी करो, स्पेशल बैच को खरीदो और फिर जुट जाओ मेरे साथ में, क्योंकि ये क्लासेस आपकी मंगलवार से स्टार्ट होने वाली हैं। क्योंकि मैं मंगलवार से आपको यहाँ पे क्लास कंटिन्यू करने वाला हूँ एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके डेमो, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा ये डाउट है कि मैं कैसा पढ़ाने वाला हूं, तो हमें डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड करिए। तो भाई आप यादविन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हैं ही, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में मात्र 99 वाले बैच की प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको 2 डेमो मिल जाएंगे, जिसमें मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी को पढ़ाया है। फिजिक्स में मैंने मोशन को पढ़ाया है, तो बायो में मैंने सेल को पढ़ाया है। आप दोनों ही वीडियो को देख सकते हो, दोनों वीडियो को देखने के बाद भी आप बैच अपने आप ही खरीदने जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज चल रही है तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी साथी हैं एसपीवाई, शिखा सिंह, जितने भी साथी जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को शेयर करें और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी करते जाएं। और महाकाल की लाडली आ चुके हैं, गुड इवनिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है? अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या आपको दिखाई देगा कि एक लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस है उसकी कुछ फोकस दूरी है और उसकी क्षमता, तो एफ और पी, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? एफ होती है, और क्षमता जिसे हम कहते हैं यहां पर पावर, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें एफ और पी में संबंध बताना है और आपके पास में ये चारों ऑप्शन हैं। तो भाई ये आपको याद करना है कि यहां पर पावर जो होती है, हमेशा याद रखना,
पावर जो होती है वो फोकस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो P बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। इसी के कारण आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। तो भाई जितने साथी ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, महाकाल नमस्ते। चलो इसी के बाद में ये समझ में आ गया, फोकस दूरी और पावर, फोकस दूरी और पावर इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करें सभी। बिल्कुल सिका सिंह, महाकाल की लाडली, सभी ने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता। तो आप जानते हैं कि जैसे हमारे पास में वृक्क, जिसे हम किडनी के नाम से जानते हैं, और किडनी करती क्या है, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, जो क्या करती है, हमारी वेस्टेज को बाहर करने में हेल्प करती है। अब वेस्टेज को कैसे बाहर करती है, तो भाई ब्लड आता है उसके पास, और ब्लड में से वो क्या करती है, ब्लड से वो फिल्टर करती है। ब्लड को फिल्टर करने के बाद में उसमें से यूरिन, यानी जो वहां पर वाटर वाली पार्ट है वहां से वेस्टेज वाला पार्ट निकालती है और ब्लैडर में पहुंचाती है। उसके बाद में आप जो है उसको बाहर करने जाते हैं, यानी जब हम जाते हैं ना तो वो क्या है, एक यूरिन के रूप में उसको बाहर निकालते हैं, जिसे हम टॉयलेट कहते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये होता तो हमारे अंदर है, मैमल्स के अंदर है, लेकिन पादपों में क्यों नहीं होता, पादप यानी पेड़ों के अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर उत्सर्जन तंत्र तो नहीं पाया जाता, लेकिन कायिक अंग पाए जाते हैं, सोमैटिक अंग ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अब सोमैटिक अंग कौन से होते हैं, तो याद रखना सोमैटिक कौन से होंगे, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होता है भाई, पत्तियां अगर आपने देखी हो तो पत्तियों में आपने छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिसके माध्यम से पत्तियां सांस लेती हैं या रेस्पायरेशन करती हैं, जैसे हमारे अंदर है। अब ये रेस्पायरेशन करने के माध्यम से यहां पे क्या, स्टोमेटा के पास में एक्स्ट्रा पानी पहुंच जाए, क्या हो जाए, एक्स्ट्रा वाटर आ जाए, तब क्या होगा, स्टोमेटा इस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर कर देता है। बाहर करने पर क्या होगा, यहां पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, जिसे हम कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो जो पानी है वो भाप बनकर, बाष्प बनकर उड़ जाता है। आया समझ। तो ये अंग इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पादप अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं करते, क्यों नहीं करते, अपशिष्ट पदार्थ उनके अंदर मिलता है, वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं या पत्तियों के माध्यम से बाहर करते हैं। बी कहता है अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी बताया कि इसके अंदर क्या होती है, एक ऐसे अंग पाए जाते हैं जो यहां पर उसको वेस्टेज को बाहर करते, कौन करता है, पत्तियां, स्टोमेटा, लेंटिकल्स, ये इनको बाहर करते हैं। वैक्यूल्स जिसमें स्टोर हो जाता है। छोप सिंह ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, सी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। एएसपी सी आंसर नहीं है। महाकाल की लाडली ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। तो जो लोग यहां पे सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहां पे आपको दिया है कि जैसे जैसे आपने देखा होगा पेड़ के पास में हम जब किसी पत्ती को तोड़ते हैं तो वहां पे व्हाइट व्हाइट कलर में एक वेस्टेज के रूप में पदार्थ निकलता है। आप देखते होंगे पत्तियों पर कभी कभी पानी की मात्रा दिखाई देती है, तो ये क्या है, ये जो पेड़ है ना उसको बाहर कर रहा है। अब बाहर कर रहा है तो इन्हीं माध्यम से करेगा। तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको यहां पे लिख के दी है। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्या कहता है, बेकिंग सोडा की बात करता है। बेकिंग सोडा को गर्म किया जा रहा है। अब किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे, फोकस ऑन टारगेट भाई, गुड मॉर्निंग। किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाएगा तो गर्म करने, गुड मॉर्निंग कहां से भाई, मैंने भी बोल दिया गुड इवनिंग, शाम हो रही है, सुबह की क्लास थोड़ी है। तो यहां पे बोला जा रहा है बेकिंग सोडा है, इसको अगर गर्म किया जाएगा तो कुछ ना कुछ यौगिक बनेगा, कोई ना कोई पदार्थ बनेगा, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बेकिंग सोडा का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे NaHCO3 के नाम से जाना जाता है, इसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। और अगर मैं बेकिंग सोडा को जैसे ही गर्म करता हूं तो क्या होगा, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यहां पे मिलेगा Na2CO3 मिलता है। इसके अलावा भी कुछ मिलता है, हाँ जी मिलता है, पानी की मात्रा मिलती है,
पानी की मात्रा के अलावा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो हम यहाँ पे Na2CO3 की जो बात कर रहे हैं, तो Na2CO3 क्या कहलाता है भाई? तो जैसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया है, तो गर्म करने पर यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है? सोडियम कार्बोनेट बना देता है। अब इस सोडियम कार्बोनेट बनाएगा तो होगा क्या? वही सोडियम कार्बोनेट है जो साबुन बनाने में काम आता है, ये वही है जो डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, ये वही सोडियम कार्बोनेट है जो कागज बनाने में काम आता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, तो जो लोग डी आंसर दे रहे हैं वह आंसर बिल्कुल सही है। महाकाल की लाडली, फोकस ऑन टारगेट, बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साबुन, डिटर्जेंट और कागज बनाने में इसका यूज होता है। आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कहता है ये? पढ़ो पहले, पढ़ने के बाद में आंसर देने की कोशिश करो। कहता है कि क्या कि आहार नाल होती है। भाई हमें पता है हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है। हम खाना खाते हैं और खाना अगर खाया तो कहीं ना कहीं से वो अंदर जाएगा, तो कोई ना कोई ऐसा पाइप होगा हमारे अंदर। तो वो पाइप क्या है? उस पाइप का नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है या फिर आहार नाल है। ठीक है, अब खाना गया कहां पे? तो खाना खाने जैसे ही खाएंगे तो एलिमेंट्री कैनाल से जाता है पेट में, जिसे हम स्टमक कहते हैं, जिसे हम आमाशय कहते हैं। ठीक है, आमाशय में क्या होता है? आमाशय में HCl निकलता है। HCl जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। HCl करता क्या है? खाने को एसिडिक करता है। ठीक है, तो हमारे पास में जो स्टमक है, ये स्टमक में हुआ क्या? खाना अम्लीय हो गया। क्यों? क्योंकि स्टमक में क्या निकला था? HCl निकला था। अगर HCl निकला है तो खाना अम्लीय हो गया। एसिडिक नेचर का खाना हमारे पास में जब आगे जाएगा तो क्या करेगा? वो बाकी के अंगों को खराब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पेट में तो पाया जाता है म्यूकस, जिससे HCl का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे होता क्या है? जैसे ही स्टमक से खाना कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यानी छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत में क्या होगा? खाना कैसा गया है? अम्लीय पदार्थ का खाना गया है, इसे क्षारीय बनाना है। तो कोई ऐसा होगा हमारे पास में ऑर्गन जो ये कोशिश कर रहा होगा कि खाने को कैसे भी करके क्या किया जाए? क्षारीय किया जाए। तो यहां पे काम करता है कौन? लीवर। यहां पे लीवर काम करता है और लीवर से निकलता है बाइल जूस। कौन सा? बाइल जूस निकलता है। और ये बाइल जूस कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में जाकर जमा हो जाता है। और जैसे ही खाने पहुंचता है तो खाने को जब जब जरूरत पड़ती है तब ये गॉल ब्लैडर से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। तो आपको ये बात समझ में आई? खाना खाया, खाना गया कहां पर? पेट में। पेट में क्या है? HCl है। खाना एसिडिक हो गया। एसिडिक होने के बाद में क्या हुआ? खाना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है। जैसे ही छोटी आंत में पहुंचता है तो लीवर वहां पे काम करना स्टार्ट कर देता है। लीवर गॉल ब्लैडर में क्या भेजता है? बाइल जूस को भेजता है। और बाइल जूस जो है बाइल डक्ट के माध्यम से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आना स्टार्ट कर देता है, जिससे खाना अम्लीय ना रहकर क्षारीय हो जाए या फिर उदासीन हो जाए। आया समझ? तो बताइए क्या आया हमारे पास में? बाइल जूस, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया बिल्कुल सही है। क्यों भाई? सी किसी का भी आंसर नहीं है? महाकाल की लाडली का ऑप्शन नंबर सी है, बाकी किसी का ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं है। भाई खाने की प्रोसेस नहीं पता? खाना खाते हैं, खाना पचता है, तो पचेगा कैसे? कभी कभी ना आपको एसिडिटी हो जाती होगी। एसिडिटी आपने देखा होगा ना, खाना जब आप व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते, तो खाना ना खाने पर क्या होता है? आपका खाना पहुंचता है पेट, खाना नहीं पहुंचा पेट के अंदर, लेकिन HCl निकल गया, यानी गैस्ट्रिक जूस तो निकलता ही है, टाइम टू टाइम निकलता है। वो धीरे धीरे करके वो एसिडिक बना देता है। अपना टाइम आने वाला है सर, बहुत जल्दी। बहुत अच्छी बात है अगर आपका टाइम आने वाला है।
बिल्कुल आना चाहिए। देखो ये मैंने सारा कुछ लिख दिया है, मैंने बताया यहाँ पे क्या कि ये आपकी क्या है, ये आपका इसोफेगस जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, यहाँ से खाना कहाँ पहुंचा, इस स्टमक में खाना पहुंचता है, और स्टमक में खाने पहुंचने के बाद में कहाँ पहुंचेगा, ये आपको दिख रही है छोटी आंत, तो इस छोटी आंत में खाना पहुंचता है, और यहाँ पे काम करता है लीवर। तो लीवर कहाँ पे है आपका, ये आपको दिख रहा है सेम के आकार का लीवर, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में ये सारी चीजें जमा हो जाती हैं बाइल जूस, और फिर धीरे 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 करके छोटी आंत में पहुंचता है। यही सारी चीज मैंने आपको यहां पे लिख के दी है, यो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपको यहां पे ग्राफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सर? प्लीज आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, आप 25 बाई 25 क्वेश्चन लाएं। तो बेटा अविनाश साहब मैं 25 में से 25 क्वेश्चन ला चुका हूं, और 25 ही नहीं, मेरे साइंस में अगर आप पता करें ना, अगर आप वहाँ कभी आना मार्कशीट देखना, मैं आपको मार्कशीट भी दिखाऊंगा मेरे साइंस में कैसे कैसे कितने कितने नंबर आए हैं। ठीक है, पढ़ने आए हो पढ़ो, बाकी का हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। और हम लोग यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं ना, क्वालिफाई टीचर हैं, कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, लेकिन गाते नहीं हैं कि ये करो वो करो। पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, अगर एक्सप्लेन वाली बात है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो पूछने का मौका आपको मिलता है। लेकिन ये क्या है कि मतलब आप 25 में से 25 लाओ, हम तो लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नांकित ग्राफ का उपयोग करते हुए चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहां पे बात आ रही है, हमें सामने ग्राफ दे रखा है, एक तरफ में क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, एक तरफ में करंट दे रखा है। हम वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट भी वैसे वैसे बढ़ेगा, इस वजह से इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, बिल्कुल लीनियर बन रहा है। अब आपसे अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास में फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि वोल्टेज बराबर होता है आई आर, यानी आपका बी बराबर आई आर होता है। यहां हमारे पास में बी और आई की वैल्यू है, इसलिए हम रजिस्टेंस को प्राप्त करना है, रजिस्टेंस को पता करना है, तो बी बटे आई कर लेंगे। अब आप यहां पे कोई भी वैल्यू को उठा लो, किसी भी वैल्यू को उठा लो, कैसे, यहां पे मैं अगर इस वाली वैल्यू को उठा लूं कि यहां पे वोल्टेज 15 है और यहां करंट 0.5 है, क्योंकि ये वोल्टेज वाला इसी तरीके से तो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वोल्टेज अगर 15 है और आपका करंट जो पहुंच रहा है वो कितना एम्पियर पहुंच रहा है, 0.25 एम्पियर पहुंच रहा है। जब मैं पॉइंट से इसे काटता हूं तो ये हो जाएगा आपका 100, 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये 15 से 4 बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60, और आर का मात्रक होता है ओम। तो आपको यहां पे आंसर दिख जाएगा क्या, 600 लिख गया भाई, 600 नहीं है ये। ठीक है, यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा। ठीक है, अच्छा मैं कम क्वेश्चन लाता हूं बेटा भाई, एक चीज और है कि हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस लाते हैं वो क्वेश्चंस आपके कुछ चैप्टर हटा दिए गए। अगर आपने ध्यान से दिया हो तो एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ते हो तो इस साल आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण को हटा दिया गया है, जिससे लगभग 5 क्वेश्चंस आते थे। तो वो मैं क्यों पढ़ाऊं, वो मैं क्यों लेके आऊं जो आएगा ही नहीं। अगर आपने 2024 के इस साल के एग्जाम दिए हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम दिया हो, एएलपी का एग्जाम दिया होगा, अगर एएलपी नहीं दिया है तो आपने आरपीएफ का एग्जाम दिया होगा, तो इन एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि हमें कुछ चैप्टर वहां पे नहीं मिले। मैंने उसी के आधार पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं वही चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जिन जो एग के सिलेबस में है। अब मैं मान लीजिए तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कुछ क्वेश्चंस ले आऊं, जब वो एग्जाम में आने ही नहीं है तो क्यों लेके आऊं, आप मुझे ये बता दो। मतलब सिलेबस उतना, जितना सिलेबस है आप उतना पढ़ो ना भाई। आना बिल्कुल भाई, फोकस ऑन टारगेट, मना कब क्या है, जितना भाई जिसका सिलेक्शन हो जाए वो आने, वो बिल्कुल इनवाइट है, कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अब आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब कोई भी उठा लो, 12 और 20 को भी उठा लोगे, मैंने ये नहीं बोला केवल इसको उठाओ, चलो 12 और 20 को उठा लेते हैं। तो 12 है, 12 हो गया, और 20.20 का हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट्स को हटाएंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 10, और 20 से इसको काट, यहाँ पे क्या हो गया 12 है और 0.20 है।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100, 20 से काटेंगे 5 और ये हो जाएगा आपका 60, यानी किसी भी चीज को उठा लो आपका जो प्रतिरोध आने वाला है वो ओम 60 ओम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये बताओ रूमेन क्या है, दिमाग में आना चाहिए कि रूमेन है क्या। तो आपने कभी गाय को देखा है, गाय को देखा होगा, गाय या भैंस को देखा होगा कि वो बार बार ना मुंह जो है उनका चलता रहता है, जिसे हम कभी कभी जुगाली कहते हैं, कोई कोई उसे रौंत बोलता है। ठीक है, तो आपने जब गाय को देखा होगा कि वो खाना खा चुकी होती है, उसके बाद में वो बैठती है और बैठने के बाद में फिर से वही प्रोसेस करती है, अंदर से खाने को बाहर लेके आती है, उसे चबाती है और फिर उसको फिर से निकलती है। जो ये प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को हम या तो जुगाली कहते हैं या फिर कहते हैं रौंत, कि गाय और भैंस रौंत कर रही हैं। ठीक है, तो वहां पर रुमेन का मतलब क्या है कि जुगाली जो करने वाले जानवर है या रौंत करने वाले जो जानवर हैं, उनके पेट के पास सबसे बड़ा भाग होता है, एक पेट के पास में एक भाग होता है जहां पे खाना जो है ना स्टोर हो जाता है। ठीक, जैसे मैं आपको दिखा दूं, गाय है, ये गाय है, ये जब कोई भी खाना खाती है, खाना खाने के बाद यहाँ पे पेट के पास में, इसके पास में ये रुमेन जो दिख रहा है ना, ये रुमेन नाम की एक जगह है जो कि पेट के पास में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे खाने को स्टोर किया जाता है। खाना आपने देखा होगा, गाय को आप खाना खिलाते हो वो चबाती नहीं है, सीधा निकल जाती है, सुरक जाती है। तो सुरक के ले कहाँ जाती है, वो इसी रुमेन में लेके जाती है। और यहाँ पे आते हैं सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जिससे किण्वन होता है और बार बार भोजन को तोड़ा जाता है। और गाय भी क्या करती है, उसको बाहर लेके आती है, चबाती है, फिर निगलती है। यानी खाया हुआ खाना वापस मुंह में लेके आना और वापस उसको चबाना और फिर अंदर लेके जाना। तो जिससे क्या है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही जुगाली कहते हैं। और यही रुमेन जो है, रुमेन क्या है, रुमेन एक प्रकार का भोजन को संग्रहित स्टोर करने वाला एक जगह है, एक कच्चा है, एक स्थान है। अब बता दो आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी। यहां पे एक चैम्बर है जो पेट के पास है, जहां पे खाने को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि गाय और भैंस जो हैं वो बाद में उन चीजों को बार बार मुंह पे लेके आती हैं और फिर उसके बाद में क्या करती हैं, उसको फिर से खाती हैं और चबाती हैं और उसके बाद अंदर लेके जाती हैं, तोड़ती हैं पचाने के लिए। ठीक है, आया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैंने पूरा लिख के दिया है आपको सारी चीजें। जो गाय होती है उसके पास में रुमेन होता है, जो भी डाइट। अब डाइट क्या है, अब ऐसे जानवर जो घास खाते हैं या कोई पौधे की सामग्री खाते हैं, तो आपको पता है पौधे के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, बहुत जल्दी नहीं पचता है, तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, उसको लेकर आते हैं बाहर। तो आपने देखा होगा जैसे गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरी भी हो गई, भैंस हो गई, ये सारे जानवर क्या करते हैं, इनके पास में रुमेन पाया जाता है। आया समझ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है, फोकस ऑन टारगेट। बी आंसर, एसपी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, सॉरी 7 की। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो आपको एक बात समझ में आ रही होनी चाहिए कि द्विविस्थापन का मतलब है कि मैंने कोई क्या बनाए, दो यौगिक थे और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में होता है क्या, एक प्रोसेस होती है या फिर कह सकते हैं आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। और ये आयनों के आदान प्रदान से यहाँ पे क्या बनते हैं, एक नए यौगिक बन के आते हैं। मैं उनको कह सकता हूँ C+D कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो यौगिक, दो या दो से ज्यादा यौगिक, उनके आयन, उनका आदान प्रदान, आदान प्रदान होगा तो हमारे पास में दो नए यौगिक बने। समझ लो कैसे, कि मेरे पास में क्या था, सोडियम क्लोराइड है जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर मैं इसको ऊपर ही समझा देता हूं, यहीं पे मेरे पास में क्या था, सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ में मैंने अभिक्रिया कराई सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3 की। ठीक है, मैं दोनों की अभिक्रिया जैसे ही कराऊंगा, होगा क्या, यहां पे Na जो है यानी सोडियम जो है वो किसके साथ में अभिक्रिया करेगा, किसके साथ में अपने आयन को आदान प्रदान करेगा, ये NO3 के साथ में अपने आयन को यहां पे क्या करेगा, देने की कोशिश करेगा या फिर उनसे आयन को लेने की कोशिश करेगा। तो क्या करता है, ये बना लेगा इसके साथ में NaNO3। ठीक है, अब बचा कौन, Ag बचा।
Ag क्या करेगा, इस Cl के साथ में अपक्रिया करेगा, अपने आयन को यहां पे देने की कोशिश करता है, जिससे यहां पे अष्टक पूरा करते हैं, तो बनता है AgCl। तो हमारे पास में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट था, लेकिन अभिक्रिया हुई, आयनों का आदान प्रदान हुआ, उसके बाद में सोडियम नाइट्रेट बना। यहां पे सोडियम क्लोराइड था, बना क्या, सोडियम नाइट्रेट। यहां पे सिल्वर नाइट्रेट था, बना क्या, सिल्वर क्लोराइड। तो दो यौगिक, उनका आयनों का आदान प्रदान, उनसे दो नए यौगिक बने, इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा, यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयनिक यौगिक का मतलब आयन का आदान प्रदान होना, ठीक है। तो ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। एसपी डी आंसर नहीं होगा, तुक्का मत लगाओ, हम तुक्का लगाने में एक्सपर्ट हैं, बहुत बढ़िया है, आप तुक्का लगाने में एक्सपर्ट हो, लेकिन हर तुक्का सही होगा ये गारंटी नहीं है। आपको एक और बात पता होना चाहिए कि जब हम तुक्का लगाते हैं ना, तो हमेशा तुक्का उस चीज पर लगता है जो कभी हमारे माइंड में वो वर्ड रहा हो, यानी कोई शब्द हमारे माइंड में रहा हो। जो शब्द हमने पढ़ा ही नहीं है वो कभी भी तुक्का लगाओगे नहीं, ठीक है। आपके माइंड में क्या आ रहा है, सहसंयोजक, दिमाग में आ रहा है सहसंयोजक, मैंने पढ़ा है, आप इसी को लगाओगे। अगर आपने आयनिक नहीं पढ़ा तो नहीं लगाओगे, हमेशा तुक्का उसी पे लगता है जो चीज मैंने कभी पढ़ी हो, जो चीज मैंने कभी देखी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वही आंसर हमेशा सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एल्कीनों की सजातीय श्रेणी से संबंधित है। अगर मैं एल्कीन की बात कर रहा हूं, एल्कीन है क्या, एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन है तो इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता होगा, ठीक है। यहां पे हाइड्रोकार्बन है तो कौन कौन सी यहां पे बात करेंगे, एक होता आपका पास में एल्केन, एक होता आपके पास में एल्कीन, एक होता है आपके पास में एल्काइन, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका CnH2n प्लस का 2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन होता है CnH2n माइनस का 2। हमसे पूछा गया एल्कीन के बारे में, तो यहां पे एल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, यानी जितने कार्बन हैं उसके दुगने हाइड्रोजन होने चाहिए, जितने कार्बन हैं उसके दुगने हाइड्रोजन होने चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर मैं C की जगह पे, N की जगह पे 2 रख दूं तो C2 हो जाएगा, H की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4। तो आप देखो 2 कार्बन है और दुगने हाइड्रोजन है, तो क्या आप बताओ, C3 है, ये H8 है, 3 का दुगना 6 होता है, गलत हो जाएगा। ये 3 है, ये 6 है, तो इसका मतलब क्या है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 3 का दुगना होता है 6, और इसका मतलब ये फॉर्मूले को फॉलो करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C3H6 होगा। बाकी का ऑप्शन आप देख लो, 3 है, ये 4 है, तो 3 का दुगना 6 होता है, तो ये एल्कीन नहीं है। ये 5 है, ये 12 है, तो 5 का दुगना 10 होता है, तो ये 12 है, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। तो वही सही होगा जो यहाँ पे दुगना हो हाइड्रोजन होगा, यानी सी क्या है यहाँ पे सी होंगे 2, तो हाइड्रोजन होंगे 4। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन होंगे 6। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सही है आंसर। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है, आप ध्यान से पढ़ोगे आप इस क्वेश्चन को, तो आप जब यहां पे एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं तो वहां पे एक जूल का तापन का प्रभाव आता है। नहीं ध्यान दिया हो तो मैं बता दूं, जूल के तापन का प्रभाव ये है कि यहां पे आपने देखा होगा कि आपके पास में ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जैसे हीटर। हीटर क्या करता है, हीटर जैसे ही हम क्या करते हैं, लाइट के साथ में लगाते हैं, यानी करंट फ्लो फॉलो कराते हैं, करंट जैसे ही फ्लो होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो नाइक्रोम का तार है ना, उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि हीट आगे वो करंट जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा होता, तो करंट कम बढ़ पाता है, इस वजह से उस जगह पे हीट उत्पन्न हो जाती है, और हीट की वजह से वो जलने लगता है, ठीक है। इसी में आपका काम करता है, आपने देखा होगा कि जो पानी को गर्म करने की रॉड आती है, वहां पर भी यही होता है कि हम उसको करंट फ्लो कराते हैं, लेकिन हीट उत्पन्न हो जाती है, और हीट की वजह से पानी गर्म हो जाता है। सुना है,
इसके अलावा आप क्या देखते हैं, प्रेस देखते हैं ना, जिसे आयरन कहते हैं। जब आप कपड़ों पे आयरन करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, आपने प्लग लगाया और प्लग लगाने के बाद उसमें नाइक्रोम की एक लेयर बिछी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसके वजह से उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है और रेजिस्टेंस करंट को फ्लो नहीं करने देता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो गर्म होने लगती है और गर्म होकर वो प्रेस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल मैं बता दूंगा अविनाश शाह, कौन कौन से चैप्टर आते हैं हटा दिए हैं, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे जूल का तापन का प्रभाव। यहाँ पे मैं कहूंगा कि आपको पता है कि मैंने कोई भी वर्क किया है, और वर्क क्या किया कि कोई भी विभव यानी वोल्टेज है उसको यानी क्यू आवेश से यहाँ पे क्या कराया है, मैंने आपको वर्क कराया है, किसी वोल्टेज में आवेश का फ्लो कराया। इसी को मैं क्या कह सकता हूं, इसी को मैं हीट कह सकता हूं, यानी बी बराबर डब्ल्यू क्यू। अब यहां पे कहीं डब्ल्यू क्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास में क्यू की जगह पे यानी आवेश जो होता है वो क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है आई टी होता है। अब रख दो इसमें, तो H बराबर क्या बन जाएगा, बी आई और टी बन जाएगा। क्या यह ऑप्शन में आपको दिख रहा है कहीं पे, बी आई आर है, क्यू आई टी आई आर टी, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है H बराबर है बी आई टी। अगर आपसे और पूछ ले तो यहां पे आपको पता होना चाहिए बी बराबर आई आर होता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही मैं आई आर यहां पे रखता हूं तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो यहां पे ये जो लगता है जूल के तापन के प्रभाव है, जिसमें हमें पता चलता है कि प्रेस का गर्म होना, हीटर का गर्म होना, बल्ब का जलना, इसके अलावा आपके पास में रॉड का गर्म होना, ये सारे ही आपके क्या हैं, ये सारे ही जूल के तापन के प्रभाव के कारण ही हैं। यानी जहां पे आपको पता चलता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए इसके अंदर हीट उत्पन्न हो रही है, और उस हीट की वजह से ही इसके अंदर क्या आ रही है, लाइट दिख रही है, यानी रोशनी दिख रही है, यानी प्रकाश दिख रहा है। आया समझ इसके बारे में? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो 10 पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है साइंस स्पेशल बैच, और साइंस स्पेशल बैच को पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ाने वाला हूं, और ये बैच आपको मात्र 99 रुपए में मिलने वाला है, मात्र 99 रुपए में। और 99 रुपए में आप 3 सब्जेक्ट मेरे साथ में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ में पढ़ाने वाला हूं। बाकी आपको कंसेप्ट मैंने आपको यहां पे समझा दिए होंगे कि मैं किस तरीके से आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूं। अगर ये चीजें आपको समझ में आती हैं, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इस बैच को ले सकते हैं, जिसमें आपको कंसेप्ट के साथ में पूरी थ्योरी को कंप्लीट कराने वाला हूं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि ये बैच मात्र 99 रुपए में तो है ही, कहां मिलने वाला है, तो ये यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, ये आपको मिलने वाला है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन का नाम भी क्या है, यादविन स्मार्ट क्लासेस। और ये एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप वहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद में आप क्या करेंगे, आप इस बैच को खरीद सकते हैं, जो आपको बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इस बैच को जल्दी से खरीदें, क्योंकि अभी जो रेट चल रही है वो 99 है, और ये अभी ऑफर में है। जैसे ही इसका ऑफर खत्म हो जाएगा तो इसकी रेट बढ़ जाएंगी। तो आपके पास में अभी मौका है 99 रुपए में 3 सब्जेक्ट पढ़ने का मौका, वो भी हमारे साथ यादविन स्मार्ट क्लासेस की टीम के साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा पारासा गुड इवनिंग। इसी के साथ में अगला जो है, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हम लोगों के द्वारा एक ग्रुप डी का बैच भी लेके आया गया है, जिसका नाम है चैंपियन बैच। अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलावा सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है जो कि ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इस बैच को खरीद सकते हैं। और ये बैच आपको कितने मिलने वाला है, 399 में मिलने वाला है, केवल 399 में, जिसमें हम 4 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी के साथ में आपका अगला बैच को बता दूं कि अगला जो बैच है वो है आपका सम्मान बैच। और इस सम्मान बैच में आपको क्या मिलने वाला है, तो ये सम्मान बैच में आपका यहां पे हम यूपीएसआई के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो आपका एग्जाम होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यहां पे, फिर आप यूपीएसआई के लिए पहले बाद में भागोगे। तो मैं अभी से बता देता हूं कि यूपीएसआई का बैच है जो कि 399 में है, और ये सारी टीम आपको पढ़ाने वाली है। ये हमारी वाईएससी की टीम है, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, जो वास्तव में एक टीचर कहते हैं, जिस टीचर में बहुत ही स्पेशल तरीके से पढ़ाता है, वो टीचर आपको वहां पे पढ़ाने वाला है। तो जल्दी करिए, ये बैच की जो रेट है वो अभी हाल फिलहाल में इतनी है, लेकिन जैसे ही आगे टाइम गुजरेगा तो इसकी रेट
बढ़ा दी जाएगी। तो जल्दी अभी कर सकते हो, अभी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद में वहां से आप बैच को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। और ये 10 क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ये हमारे पास में एक जीव दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे फोटो दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये जो जीव है इसके पास में कुछ अपशिष्ट होते हैं, यानी वेस्टेज होती है। तो भाई जितने भी लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे पास में भी वेस्टेज होती है। अब वेस्टेज क्या होगी, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में वो वेस्ट बन जाता है, और वेस्ट बनेगा तो हम उसे बाहर करते हैं। जाते हो सुबह सुबह के नहीं, लोटा लेके जाते हो कि घर में ही, तो कहीं पर भी जाते हो, जाना क्या है कि यहां पर हम उसको बाहर करने जाते हैं। आप देखते हो कि धूप इतनी तेज पड़ती है और यहां से स्किन के पास से पसीना आने लगता है, तो पसीना भी क्या है, एक वेस्टेज के रूप में बाहर आता है। अगर आप पानी पीते हो तो पानी भी कहीं ना कहीं से बाहर आता है, तो वो भी क्या है, वो भी वेस्टेज ही है। तो हमारी बॉडी जो चीज हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बाद में वो उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, वेस्टेज में कन्वर्ट करती है, उससे पोषण न्यूट्रिशंस निकाल लेती है और बाकी सब वेस्टेज को बाहर कर देती है। ठीक है, ऐसा ही होता है और जीवों में। हमारे पास में तो अंग पाए जा रहे हैं भाई, यहां पे पानी को बाहर करने वाला अंग अलग है, मल को बाहर करने वाला अंग अलग है, पसीने को बाहर करने वाला अंग अलग है। तो जो भी वेस्टेज है हमारे शरीर में, उसको बाहर करने के लिए हमारे पास में अंग अलग अलग हैं। और ये जो वेस्टेज है नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होती है, यानी इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ये वेस्टेज आपको अमोनिया के रूप में बाहर करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूरिया के रूप में बाहर करते हैं, और यूरिक अम्ल के रूप में बाहर की जाती है। ठीक है, अब आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ये है क्या भाई। ठीक है, ये जीव क्या है, तो इस जीव को हम क्या बोलते हैं, इस जीव को बोलेंगे अमीबा। तो ये कौन है, ये है अमीबा भाई साहब। और ये अमीबा जो है क्या करता है, कुछ चीजों को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के लिए इसके पास में अंग नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि ये खुद एक कोशिका से बना है। हमारे पास में हमारी बॉडी तो पूरी कोशिका से बनी है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, 300 मिलियन हमारे पास में कोशिकाएं हैं। इसके पास तो एक ही कोशिका है। अब एक कोशिका से ये क्या क्या करेगा भाई, क्या क्या करेगा, तो ये खाता भी है उसी से ही है, और उससे बाहर भी उसी से करता है। तो यहां पे होता क्या है कि जब एक कोश की जीव है, तो ये कोश का यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ये वैक्यूल्स जो होते हैं ना, ये वैक्यूल्स हैं, यहाँ पे क्या करता है, इसको ये वेस्टेज को इकट्ठा करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में कोशिका झिल्ली तक पहुंचाता है, और कोशिका झिल्ली तक जब ये पहुंचा देता है ना, तो जो सारा अवशिष्ट है उसको इकट्ठा करेगा, वहां पे ये फूल जाएगा, फूलने पर भी उसकी जो कोशिका झिल्ली है ना, वहां तक पहुंचेगा, और फिर कोशिका झिल्ली के जो लेयर होती है ना, वो फट जाती है, और फट जाने के बाद जो वो चीजें, जो वेस्ट चीजें हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, सामान्य विसरण कहते हैं, जो कि ये अमीबा करता है। सर नेक्स्ट कोई क्लास होगी मैथ की, नेक्स्ट क्लासेस मैथ्स की होगी भाई, अभी तो साइंस की चल रही है, इसके बाद में मैथ्स की क्लासेस होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से वेस्टेज को बाहर कर रहा है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या कहता है भैया हमसे, ये पूरी चीज़ें मैंने आपको लिख के दी हैं, अगर आपको समझना हो तो आप इन चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं कि अमीबा में क्या क्या होता है, किस तरीके से पदार्थ को ये बाहर करता है, किस तरीके से हमारे पास में कुछ खाना खाता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, महाकाल की लाडली ने बताया ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ए ही था क्या, मैं तो भूल, हाँ ए ही था, वाई डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 कहता है यहाँ पे, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, किसी धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारे पास में 3 विधियां दी हैं। अगर मुझे किसी की दिशा, किसकी दिशा परिवर्तित करनी है, बल की दिशा को परिवर्तित करना है, तो बल की दिशा को परिवर्तित करने के लिए हमारे पास में 3 चीजें हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो आपसे अगर बोला जा रहा है, तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए किसकी बात कर रहा है। तो चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूं। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, प्रशांत कुमार भाई ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के पास में क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कोई वायर रखा। ठीक है, मान लो कि मैंने कोई वायर रखा है जो कि आपको ये दिख रहा है। ठीक, अब क्या होगा, तो आप याद करो कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये वायर है।
अब मैं क्या करता हूं, इस वायर को मूव करने लग जाता हूं। सर आरपीएफ कांस्टेबल 84 नंबर बन रहे हैं, एससी कैटेगरी से क्या सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों परेशान हो जाएगा। प्रशांत कुमार ने, हाँ भाई प्रशांत कुमार तो ऑप्शन को देख लिया, ए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होता है, लेकिन अभी पढ़ने तो दो। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र के पास में मैंने जो वायर रखा है, और वायर को मैं करता हूं मूव, और जैसे ही मैं इसको मूव करने लगता हूं ना, तो यहां पे करंट फ्लो होने लगता है। क्या होने लगेगा, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा, जो कि मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये इसमें करंट फ्लो करा दिया, वायर पर कुछ फोर्स काम करने लगेगा। करंट तो फ्लो हो ही रहा है, लेकिन वायर पर फोर्स काम करने लग जाएगा, और वायर पर जो फोर्स काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जैसे जो फोर्स है, अगर मैं उसकी दिशा में परिवर्तन करता हूं, तो करंट की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। क्या होगा कि इसमें करंट की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी अब फोर्स की दिशा को बदलेंगे, तो वहां पे करंट की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। तो अब बताओ क्या होगा, तो इसमें केवल जो होगा, यानी धारा के परिमाण में परिवर्तन कर दिया जाए, तो वही भाई धारा के परिमाण में परिवर्तन करने से फोर्स पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में परिवर्तन कर दिया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता करने से करंट तो उसमें प्रोवाइड होगा ही, करंट की मात्रा बढ़ेगी। फोर्स कहां से बदलेगा, हमें फोर्स को बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, धारा की दिशा में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ही 90 डिग्री एंगल पर हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि धारा की दिशा में अगर मैं परिवर्तन कर दूं, तो करंट की दिशा बदलने से बल की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। एएसपी ब्रो गुड इवनिंग भाई। हाँ भाई एएसपी, तुम्हें कोई गुड इवनिंग कहने वाला आ गया है, ठीक है। और बिल्कुल सही बात है कि इतनी बार आंसर देने से क्या आंसर बदलता नहीं है, आंसर वही रहेगा। एक बार आंसर आपका दे दिया, आपका नाम भी ले दिया है प्रशांत कुमार, अब कोई बात नहीं है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब बढ़ते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए सही नहीं होगा, सेकंड और थर्ड नहीं होगा, केवल थर्ड होगा, ठीक है जी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कहता है, कहता है क्या बुझे हुए चूने की बात कर रहा है। आपने देखा होगा कि हम लोग पहले क्या करते थे कि एक चूना टाइप का लेके आते थे, उसको घोलते थे, और दिवाली आने पर हम दीवालों पे उस पर पेंट कर देते। करते तो हम पहले थे, लेकिन 2 से 3 दिन लगते थे, वो दीवार तब चमकती थी। हम उस दिन नहीं चमकती थी, 2 से 3 दिन बाद चमकती थी। ऐसा क्यों होता था, कहते ना केमी लोग कलई बोलते थे उसे, या फिर हम लोग कहते थे चूना ले आओ। तो चूने को लाकर उसको घोल बनाकर उसको पेंट करते थे, तो पेंट करने पर क्या होता था, पेंट करने के बाद में वो दीवार जो है ना 2 से 3 दिन बाद चमकती थी। तो दीवार चमक किस वजह से रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बुझा हुआ चूना लिया। अब बुझा हुआ चूना क्या होता है, इसे कहते हैं CaOH का होल ट्वाइज। ये है बुझा हुआ चूना, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये क्रिया करता है किसी से, तो हवा में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये क्रिया करने लगता है। क्रिया करने के बाद में ये क्या बनाने लगेगा भाई, तो ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही बनता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, वैसे ही ये चमकने लगती है दीवार। तो इसको बनने में 2 से 3 दिन हो जाते हैं, जिसके बाद दीवार पर पतली सी लेयर जम जाती है और इसके अंदर चमक बनती है। तो ये क्या है, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। लेके तो हम क्या आए थे, हम लेके आए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पे बन के आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से दीवार चमकने लग जाती है, ठीक है। फोकस ऑन टारगेट Na2CO3। Na2CO3 कहाँ है यहाँ पे, बुझे चूने को से Na2CO3 का कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH का होल्टवाइज कहते हैं भाई। समझ में आया। गुड इवनिंग तुषार शर्मा। बहुत लेट हो, बहुत ज्यादा लेट, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, इतना लेट कौन आता है भाई। पढ़ाई करनी है कि नहीं। चलिए बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 की। यहां पे बोला गया कि वायु है भाई, हवा है, हवा में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक वाले माध्यम से, यानी कोई प्रकाश किरण है, यहां पे उसका अपवर्तनांक दे रखा है √3/2, ठीक है। माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। भाई पहले तो लैंग्वेज को समझो, क्या कह रहा है, हमें पता है कि ये अपवर्तन की बात कर रहा है। अब अपवर्तन की बात करेगा तो सबसे पहले एक पृष्ठ होगा, और इस पृष्ठ पर क्या होगा कि कोई प्रकाश किरण आ रही होगी, ठीक है। ये प्रकाश किरण आ रही है, लो मैंने बना दी, ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है।
अब ये प्रकाश किरण आई है, लेकिन जैसे ही टकराएगी तो हम कहाँ पे टकराएगी, तो अविलंब पे टकराएगी। तो मैंने ये बना दिया अविलंब। ठीक, हमसे क्या बोला गया है कि इसका जो अपवर्तनांक है यानी म्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, √3/2 दे रखा है। और इसने जो एंगल बनाया है ना वो 60 डिग्री का बनाया है। ठीक, अब मुझे क्या बताना है कि माध्यम में किस कोण पर अपवर्तित होगी, यानी यहां पे ये अगर यहां जा रही है आगे तो ये किस कोण पर अपवर्तित होगी उसके बारे में मुझसे पूछा जा रहा है। तो ये सीधे भी जा सकती है या टेढ़े भी जा सकती है, तो मैंने बोला ये थोड़ा सा हट गई है। ठीक, तो ये कोण पूछा जा रहा है, ये कोण कौन सा है, तो कैसे बताओगे, हमें तो कुछ दिया ही नहीं है, हमें अपवर्तनांक दे रखा है और उसके अलावा एक एंगल दे रखा है। तो हम क्या करें, तो भाई यहां पे एक फॉर्मूला होता है, हम जिसे कहते हैं साइन आई इक्वल टू म्यू और साइन आर। इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा जिसे हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। आई की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो रख दो भाई साइन 60 ठीक है। साइन 60 म्यू की वैल्यू कितनी है, √3/2 और साइन आर की वैल्यू मुझे पता करनी है क्योंकि मुझसे पूछा गया है। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करने लग जाओ। कैसे सॉल्व होगा ये, तो ऐसे सॉल्व होगा कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2 होती है। ये क्या होती है, √3/2। इस पे रूट क्या है, पूरे पे रूट है, ये बात आप याद रखना। ये क्या है, √3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम करते हैं यहां पे सॉल्व कि साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर होगा √3/2 है ही, इसके अलावा ये क्या है पलट जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका √3/2 मल्टीप्लाई में √2 और बाई √3। ठीक है, तो आप खुद सोचो, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा √2, तो 1/√2 आ गया जो कि साइन आर की वैल्यू है। और ये साइन आर की वैल्यू क्या है, ये किसके बराबर है, ये साइन 60 के बराबर है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये साइन 60 के बराबर हो जाएगी। तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आएगी। ठीक है, सॉरी 60 नहीं, 1/√2 है, साइन 45 की वैल्यू होती है। ये वैल्यू जो है 45 की होती है और आर की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री आएगी। तो आपसे पूछा जाए क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। इस आधार पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। आया समझ कि नहीं आया, ठीक है। सी आंसर शिवानी कुमारी ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी। अविनाश शाह बता रहे हैं 45, महाकाल की लाडली बता रही हैं 45। क्यों 45 है, क्योंकि यहां पे मैंने जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर 1/√2 आया और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहां पर इसी वजह से आर की वैल्यू कितनी आई, 45 आई। तो मैंने ये उसको बनाया है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका ज्यादा बन गया, क्या होगा, झुक रहा है, इसका मतलब क्या है, ये झुक रहा है, तो ये वैल्यू 45 आनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये झुक रहा है, और अगर झुका है तो भाई मैं पहले इसको सही कर देता हूं, ये ऐसा ना बन के कैसा बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये झुकेगा थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ग्रुप डी में बहुत हार्ड साइंस आता है भाई, कितना हार्ड है, मैं सारे क्वेश्चन तो करा रहा हूँ। हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का लेवल होता है कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हार्ड इजी वो चीज है। सर प्रशांत को ब्लॉक कर दीजिए। क्यों भाई, प्रशांत कहाँ गया, प्रशांत मुझे दिख ही नहीं रहा, ब्लॉक कहाँ से कर दूं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो आपको मालूम होगा चुंबकीय क्षेत्र की बात आ रही है, तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र बना दो। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, ये है चुंबकीय क्षेत्र, जो मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब इसमें कोई वायर रखा जाता है, सभी जानते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई एक वायर रखा जाएगा। अब इस वायर को रखते हैं, जैसे ही वायर को मूव कराते हैं तो मूव कराने पर क्या होगा, मूव कराने पर इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो करंट फ्लो हो जाएगा अगर, तो होगा क्या यहाँ पे, तो ये एक दूसरे के लंबवत होंगे। क्या होंगे, ये एक दूसरे के लंबवत होंगे। और ये कौन सा, फ्लेमिंग भाई साहब ने बताया था लेफ्ट हैंड रूल से, कि अंगूठा है जो कि ये दिख रहा है आपको,
जो और इस अंगूठे का मतलब है लाइक करना है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसी तरीके का आपको सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है, तो लाइक कर दो। इसके अलावा ये अंगूठा है, अंगूठे के जस्ट सामने 90 डिग्री के एंगल पे ये जो आपको दिख रही है इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और इस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता हूं। आप देखो ये क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये अंगूठा क्या बता रहा है, ये बल की दिशा को बताता है, ठीक है। और यहां पे इसी के बिल्कुल 90 डिग्री में ये क्या बताएगा, ये धारा की दिशा को बताएगा। यानी ये तीनों किस में हैं, ये तीनों लंबवत होने चाहिए। तो आप खुद सोचो इसमें आंसर क्या होगा, कि इसमें जो लंबवत के बारे में बात कर रहा है हम उसकी बात करेंगे। तो लंबवत वाले 3 आंसर आ रहे हैं, तो यहां पे तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो बोला गया है धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, यानी बल की दिशा जो है धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। तो आप सोचो कौन सा आंसर है, इसमें समांतर समांतर दे रखा है, समांतर का तो मतलब है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो आंसर दे रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। लेकिन शिवानी कुमारी ने आंसर सी दिया था, डिलीट कर लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी होगा जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से होता है। त्रिशा शर्मा का आंसर आ चुका है बी, बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। गोली दर्पण की बात की जा रही है, तब तो आप गोली दर्पण तो जानते ही होंगे, सभी लोग जानते होंगे भाई। एक तो होता है मेकअप वाला दर्पण जो कि सब लोग यूज करते होंगे, सब लोग का मतलब ज्यादातर कौन यूज करता है पता ही है सभी को, जो इस तरीके का होता है, ठीक है। मैंने पिंक कलर ही लिया है, लो मैंने तो नहीं लिया, ये अपने आप ही आया है, ठीक। और इसके एक हिस्से पे यानी पीछे वाले हिस्से पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। ये कैसा है, ये समतल दर्पण होता है, ठीक है, इसे हम मेकअप वाला दर्पण कहते हैं। इसके अलावा क्या होगा, हमारे पास में गोली दर्पण होता है। तो गोली दर्पण जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इस तरीके का, और एक जो होता है वो होता है इस तरीके का। अगर यहाँ पे दोनों पार्ट को मैं पूरा कर दूं ना तो ये पूरा गोला बना देगा, इसलिए इसे गोली दर्पण कहते हैं। तो एक के हमने क्या किया, एक के बाहर वाले पॉलिश हिस्से पे पॉलिश की है, और एक के अंदर वाले हिस्से पे पॉलिश कर दी। तो यहाँ पे जो पॉलिश की जाती है, तो ध्यान रखना ये पॉलिश होती है AgNO3 की, यानी सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है। जिसके आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिंग का एरिया कहलाता है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी हमें इसकी पावर निकालनी है, मैग्निफिकेशन निकालना है, आवर्धन निकालना है। तो दर्पण के लिए आवर्धन जो होता है वो माइनस का B/U होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 जो 2 लिख गया है ये बी है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा, m इक्वल टू माइनस का B/U। अगर आपसे लेंस का पूछा जाता तो लेंस का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होगा, ये माइनस में है तो वो प्लस में होता है। m बराबर B/U जो ऑप्शन नंबर ए है, ये लेंस का मैग्निफिकेशन होता है, और ये आपका दर्पण का मैग्निफिकेशन है, यानी मिरर का मैग्निफिकेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या कहता है, 16 कहता है यहां पे, पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पुष्पी पादपों की बात हो रही है, तो आपको पता है जो पादप मतलब फूल वाले पादप, अब फूल वाले पादपों की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला कहता है कि पौधे से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम में उगाए गए ऊतकों से प्रजनन हो सकता है। तो आप जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इस वाली पार्ट को हम कहते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें किसी भी लिंग की जरूरत नहीं होती। तो यहां पे क्या हो जाए, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम तने को तोड़ देते हैं, तने को किसी में चिपका दो तो भाई एक नया पेड़ बन जाता है। हम जड़ों को निकाल के जड़ बना के क्या करते हैं, दूसरे जगह पे लगा देते हैं, तो आपका पूरा एक पौधा आ जाता है। हम पत्तियों को तोड़ के दूसरे में लगा देते हैं, तो आपने देखा होगा कृत्रिम तरीके से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अलग किया जा रहा है। ठीक है, बी क्या कह रहा है, बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है। तो भाई ये बात याद रखना है, जो पुष्पी पौधे हैं इनमें बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बाकी हम पढ़ लेते हैं। सी है प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, बीज के माध्यम से प्रजनन हो सकता है। और डी कहता है तनों के टुकड़ों से, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल ए वाला अलैंगिक जनन कहलाएगा, जो कि हमारे पास तने के टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन वो होता है जहां पे नर और मादा जनन होते हैं, जैसे मैं क्या कहता हूं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। फूल में क्या पाए जाते हैं,
पुंकेसर पाया जाता है और स्त्री केसर पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक का मतलब क्या है कि हम तने के माध्यम से, जड़ के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से अलग करके किसी एक नए पौधे को यूज करते हैं तो हम इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका पुष्पी पौधों में बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन नहीं होता है और इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको लिखी है। तो ये लिखा हुआ है कि बीजाणुओं का उपयोग गैर फूलों वाले पौधों में प्रजनन के लिए किया जाता है, यानी जो फूल नहीं होते, जिसमें फूल नहीं आते हैं, उसमें तो यूज किया जाता है, फूल वाले पौधों में बीजाणुओं का उपयोग नहीं किया जाता प्रजनन के लिए। इसी वजह से इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। 29 अगस्त 2022 की शिफ्ट सेकंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। और ये क्वेश्चंस आपको पढ़ाने का तरीका और अच्छे लगे हों और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर हमारी प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं और प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल रहेंगे जो इससे पहले मैंने कराए हैं। 17 अगस्त 2022 से लेकर 29 अगस्त 2022 की शिफ्ट सेकंड तक आपके सारे वीडियो यहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको पीडीएफ चाहिए होता है, दिमाग में आता है कि भाई जैसा पढ़ो, पढ़ने के तुरंत बाद हमें चाहिए होता है पीडीएफ। तो पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आप उसको ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने के बाद में आपको वहां पे सारे वीडियोस जो हैं, सारे वीडियोस की लिंक और उनके यहाँ पे पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप मैं बता दूं कि आपको एक और चीज मैं बता देता हूं कि हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं जो है साइंस स्पेशल बैच, और इस साइंस स्पेशल बैच जो है वो आपको मात्र 99 रुपए में मिलने वाला है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ाने वाला हूं। और इसके डेमो वीडियो जी हैं वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यूट्यूब के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप जा सकते हैं, वहां पे आपको उन वीडियोस को देख सकते हैं। मात्र 99 रुपए में ऐसा बैच आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो क्लासेस जो रहेंगी इसमें डेली रहेंगी और डेली लाइव क्लासेस के साथ में ये क्लासेस जो है रिकॉर्डिंग भी रहा करेंगी। इसके अलावा फ्री पीडीएफ हम भी प्रोवाइड करेंगे और हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट तो बेस्ट होगा ही, इसके साथ ही ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको इंग्लिश और हिंदी में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी थ्योरी जो कराई जाएगी वो कंप्लीट कराई जाएगी। लास्ट जो है अपडेटेड कंटेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट यहाँ पे अपडेटेड मैंने इसलिए बोला है कि कई सारे चैप्टर जो है एनसीईआरटी से हटाए जा रहे हैं, कहीं सारे चैप्टर जोड़े जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे चैप्टर्स को ऐड किया जाएगा और जो हटा दिए गए हैं उनको हटा दिया जाएगा। इसी वजह से अपडेटेड कंटेंट रहेगा। और यहाँ पे सीरीज यानी हम वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे हम आपको पीवाईक्यू बेस्ड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपने यहाँ पे साइंस स्पेशल बैच जो आपको 99 में मिल रहा है, बाकी का मैं बता देता हूं कि हम लोग यूपीएसआई का बैच भी लेके आ रहे हैं और ग्रुप डी का बैच भी लेके आ रहे हैं, तो उसका डिटेल भी आपको यहां पे दिया गया है। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे यादवीन स्मार्ट क्लासेस पे, तो ये बैच आपको, सारे बैच आपको मिल जाएंगे। जो बैच आपको पसंद आए आप उस बैच पे एनरोल कर सकते हैं, लेकिन इससे सस्ते बैच आपको कहीं मिलने वाले नहीं है। साइंस स्पेशल बैच जो है ये जो है केवल 99 रुपए में मिल रहा है। तो भाई ये मौका अभी है, ये मौका आपको बाद में नहीं मिलने वाला है, तो मौका गवाइए मत। केवल 99 रुपए में इस बैच को खरीदिए। बाकी का आपको सारी डिटेल जो है, अगर आपको और कोई डिटेल जाननी है तो हर चीज़ पे आपको नंबर जो दिया गया है यहाँ पे, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद में आपको सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसी के साथ में हाँ जी, मैं बिल्कुल बता दूंगा, पूरी क्लास लेके आऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर हटा दें। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस क्यों कराएं, जब वो आपको मैंने बता दिया था आवर्त सारणी का चैप्टर हटा दिया गया है। जब उसमें आवर्त सारणी का चैप्टर नहीं आने वाला है तो उसके 5 क्वेश्चंस लगभग आते थे, तो 5वें क्वेश्चन को मैंने हटा दिया है। जो चैप्टर नहीं आने वाला है, चाहे वो न्यूलैंड का अष्टक नियम हो या फिर आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी हो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्यों कराऊं मैं उसे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस बैच को जरूर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। बाकी आपको जो डिटेल चाहिए वो डिटेल आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और आज की क्लास आपको मिल गई है। इसके बाद में अब जो क्लास होने वाली है वो मंडे को होगी, यानी ये पीवाईक्यूज की सीरीज जो चल रही है, अब आगे की क्लास आपको मंडे से मिलेंगी। संडे टेस्ट रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।